शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने बड़ा आरोप लगा दिया है, बड़ा बयान दिया उन्होंने, जिस पर आने वाले वक्त में बड़ा बवाल तय है। महाराष्ट्र सरकार अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम कर रही है, यह कह दिया है योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने। बॉलीवुड के कलाकारों पर दबाव बनाया जा रहा है, बॉलीवुड कलाकारों को धमकाने की कोशिश हो रही है और यूपी में कलाकारों को, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को पूरी सुरक्षा देगी योगी सरकार, यह कहा है मोहसिन रजा ने, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं। कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और वहां के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माता निर्देशक हो, एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो, उन पर दबाव बनाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास है। इस तरह के बयान देकर, जिस तरह के बयान संजय राउत दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे जी दे रहे हैं, ये साफ हो गया है कि वहां पर कानून व्यवस्था नहीं है, वहां की सरकार भी अंडरवर्ल्ड ही चला रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में कोई नहीं रहना चाहेगा, इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ सब बहुत तेजी से रुख कर रहे हैं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी है। तमाम यहाँ पर धरोहरें हैं, राष्ट्रीय धरोहर हैं, यहाँ की संस्कृति देश की यहाँ दिखती है। यहाँ काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, वृंदावन है, इस तरह की हमारे पास तमाम सी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो भी हैं। उसके साथ मिलकर सब काम करना चाहते हैं। और सीधे रुख करेंगे मुंबई का। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, ये आर या पार के मूड में क्यों नजर आ रही है? एक तरफ योगी सरकार और दूसरी तरफ उद्धव सरकार। जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये कोशिश हो रही हो कि मुंबई से फिल्म सिटी को खत्म कर दिया जाएगा और यूपी में नई फिल्म सिटी शुरू होगी। ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय भी नहीं है समीर। अगर हम ये कहें कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी जो मुंबई में है उससे राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा है, और ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि देखिए लगातार मुलाकात हो रही है। कल से ही हम देख रहे हैं कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुंबई आए उसके बाद अक्षय कुमार का उनसे मिलना, फिर कैलाश खेर का मिलना, आज सुबह हमने देखा लखनऊ म्यूनसिपल बॉन्ड की जो लिस्टिंग सेरेमनी थी वहाँ गए, और उसके बाद बयान आने शुरू हो जाते हैं। संजय राउत कहते हैं कि आप यहाँ से अगर फिल्म सिटी लेकर यूपी जाएंगे तो क्या देश में अन्य जगहों पर भी फिल्म सिटी है उसको भी लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने तो अब ये भी कह दिया है कि क्या पंगा ले रहे हैं वो मुंबई के लोगों से। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका भी बयान साफ तौर पर हमने सुना, तो ये कहीं ना कहीं अब मुंबई वर्सेस यूपी जरूर नजर आ रहा है। हालांकि एक सवाल संजय राउत ने पूछा है कि नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी है उसका क्या हुआ। ताजा अपडेट इस वक्त आपको हम देते हैं। इस वक्त हम मुंबई के ट्राइडेंट होटल के बाहर है और यहाँ पर एक बहुत ही अहम बैठक चल रही है। यहाँ पर कई इन्वेस्टर्स इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग यहाँ पर हैं। जो यूपी में जब फिल्म इंडस्ट्री बनेगी तो वहाँ पर किस तरह के बदलाव और किस तरह की चीज़ों को किया जाएगा उसको लेकर चर्चा की जा रही है। अभी बोनी कपूर यहाँ पर अंदर दाखिल होते हुए नजर आए, साथ ही राजू श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद है, और वो तमाम लोग जिनसे मुलाकात पहले ही योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। एक बार जब ये सारे लोग यूपी गए थे, जब ये ऐलान हुआ था कि यूपी में फिल्म सिटी जो है उसका निर्माण किया जाएगा, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपसे थोड़ी ही देर में जब ये मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी, फिलहाल आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए नजर बनाकर रखिए। आप आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए हो क्या रहा है कि यूपी में बन रही फिल्म सिटी पर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना और कांग्रेस यूपी की योगी सरकार पर हमलावर है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। एक दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार से मुलाकात की। इस पे शिवसेना सांसद संजय राउत को काफी नाराज कर दिया है। उनका कहना है कि देश भर में जगह जगह फिल्म सिटी है, तो क्या हर जगह के फिल्म सिटी को वो यूपी ले जाएंगे? मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं हो। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी ट्वीट कर यूपी में फिल्म सिटी बनाने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड को कोई नहीं ले जा सकता और ना ही ये किसी सरकार या राजनीतिक पार्टी के संरक्षण की मोहताज है। सिनेमा के दीवानों ने अपनी मेहनत से इस विराट दुनिया को बसाया है और ये इंटरनल प्रक्रिया 100 वर्षों से जारी है। नेता लोग इसे शिफ्ट करने या बचाने के मुगालते में ना रहें। आपको बता दें कि यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाना चाहती है। इस पर मुंबई की राजनीति में सक्रिय नेता काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और लखनऊ नगर निगम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉन्ड्स लॉन्च कर दिए हैं। आज नगर निगम के बॉन्ड्स की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो गई। अब
अब लखनऊ नगर निगम भी बनेगा आत्मनिर्भर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किए म्युनिसिपल बॉन्ड्स। जी हां, योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई। बीएसई में लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ के बॉन्ड लॉन्च। बीएसई में लिस्ट होने वाला उत्तरी क्षेत्र का पहला निगम बना लखनऊ। बॉन्ड के जरिए रकम जुटाने वाला लखनऊ देश का 9वां शहर बना। 200 करोड़ रुपए जलापूर्ति, आवास, विकास की योजनाओं में खर्च होंगे। बॉन्ड के लिए केंद्र ने लखनऊ नगर निगम को 26 करोड़ की सब्सिडी दी। लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड पर निवेशकों को 8.5% वार्षिक ब्याज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो यूपी से मुंबई आए और मुंबई के ओबेरॉय होटल में उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। यहाँ पर इस वक्त लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी जो है वो की जा रही है। बॉन्ड लाने के लिए केंद्र सरकार लखनऊ नगर निगम 26 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। यूपी का ये पहला म्युनिसिपल बॉन्ड 225% से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर अब आपके सामने आने जा रही है। दुनिया में पहली वैक्सीन को यूके में मंजूरी मिल गई है। फाइजर कंपनी की वैक्सीन को यूनाइटेड किंगडम ने मंजूरी दे दी है। इमरजेंसी यूज के लिए फाइजर की वैक्सीन को लाइसेंस हासिल हो गया है। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में सबको यह वैक्सीन उपलब्ध होगी। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है वो आ गई यूके में, फाइजर की वैक्सीन। क्या अपडेट? जी बिल्कुल समीर, ये पहली वैक्सीन है जिसको मंजूरी मिल गई है और यूके के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA ने इसको मंजूरी दी है और अगले हफ्ते से वहां पर सभी खासो आम को ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जो दुनिया में वैक्सीन थर्ड फेज पर थी उनको मंजूरी के लिए जहां जहां दी गई तो उनमें सबसे पहली ये वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। बहुत सारी और वैक्सीन है कई देशों में, रशिया में, खास तौर पे अमेरिका में, जो मंजूरी की कतार में है। इसके अलावा भारत भी 3 वैक्सीन पर काम कर रहा है जो मार्च तक आने की उम्मीद है। जी और ये जी समीर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पांडे आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए और ये गुड न्यूज हम तक पहुंचाने के लिए। उधर भारत भी बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का बेंगलुरु में तीसरे फेज का ट्रायल इसका शुरू हो चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ये वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों के लिए अवेलेबल होगी। दुनिया को बीमार करने और मौत से कोहराम मचाने वाली महामारी का अंत नजदीक आ चुका है। कोरोना से जंग के बीच अमेरिका और रूस पहले ही कोविड वैक्सीन का इजाद कर चुके हैं जिसका टीका इसी महीने लग जाएगा। वैक्सीन बनाने की रेस में भारत भी अमेरिका और रूस के बेहद करीब पहुंच चुका है क्योंकि कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल आज से बेंगलुरु में शुरू हो चुका है। बेंगलुरु के व्यादेही अस्पताल में थर्ड फेज का ट्रायल में 1000 लोगों को शामिल किया गया। ट्रायल में शामिल लोगों का आज पहला टीकाकरण। 30 दिसंबर को दिया जाएगा ट्रायल का दूसरा टीका। जिन 1000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा उसमें पहला नाम कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर का है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन देश के सभी लोगों को नहीं लगेगी। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर। अभी तक के परिणामों से ट्रायल का सफल होना तय है और कोरोना की हार निश्चित है। और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आज बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मिलकर हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग में कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के साथ होने वाली बैठक में गंभीर चर्चा हुई। तीनों दिग्गज मंत्री मिल बैठकर कल किसानों के साथ होने वाली बैठक के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। अमित शाह के घर हुई बैठक में मंगलवार को विज्ञान भवन में 35 किसान यूनियनों से बातचीत पर भी मंथन हुआ। नए कृषि कानून पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 7 दिनों से मचे घमासान का सरकार जल्द समाधान निकालने में जुटी है। अन्नदाता को मनाने और कृषि कानून को लेकर किसानों की हर शंका को दूर करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान हवन पूजन कर रहे हैं ताकि कल सरकार के साथ होने वाली बातचीत बेनतीजा नहीं निकले। हमारे का मकसद ये है कि सरकार जो अहंकार में है तो इसे मालिक इसे सद्बुद्धि दे और किसानों की जो मांगे उन्हें पूरी करे। ये इस हवन का उद्देश्य है। वो परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और किसानों की मांगे पूरी करे जो यहाँ सर्दी में पाले में अपने घर को, बच्चों को, पशुओं को छोड़कर यहाँ पड़ा है।
और इस बीच किसानों से कल होने वाली बातचीत के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। आपको इस प्लान की इनसाइड स्टोरी देते हैं। मंगलवार को विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं को बनाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। बैठक बेनतीजा रहने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया था कि बातचीत अच्छी हुई है। हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। उपलब्धिपूर्ण चर्चा रही ऐसा मैं मानता हूं। कल 3 दिसंबर को किसानों के साथ सरकार फिर बातचीत करेगी। बातचीत के लिए सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अलग अलग मंत्रालयों के 13 तर्रार अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रही है, जो कल किसानों को समझाएंगे। सरकार की नई टीम में कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के अधिकारी शामिल होंगे। एक्सपर्ट के तौर पर तीनों बिलों में शामिल हर क्लॉज बताएंगे। सरकार किसानों को कृषि कानून का हर पॉइंट बताएगी। सचिव स्तर के अधिकारी किसानों को कानून की बारीकियां समझाएंगे। किसान और अफसरों से बात कर सरकार नई रणनीति बनाएगी। गुरुवार को जब सरकार और किसान यूनियन के नेता एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आमने सामने बैठेंगे, तब सरकार को पूरी उम्मीद है कि बातचीत का नतीजा जरूर निकलेगा। तो किसान आंदोलित हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी खत्म करने का लिखित आश्वासन मिले। एमएसपी सुनिश्चित करने का लिखित आश्वासन मिले तो सरकार कह रही है कि नए कानूनों से किसानों का जीवन बदल जाएगा। सरकार 7 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर जमे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक किसान कानून वापस नहीं होंगे वो नहीं मानेंगे। किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानून वापस हों। एमएसपी खत्म न करने का लिखित आश्वासन दिया जाए। किसानों को फसलों की सही कीमत मिले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उत्पादन खरीद के ग्रेडिंग पर रोक लगे। सरकार 100% फसल खरीद की गारंटी ले। कृषि उपज मंडी समिति भंग न हो। पराली जलाने पर हुए केस वापस हों। गिरफ्तार किए गए किसानों को फौरन छोड़ा जाए। जीएम बीजों के इस्तेमाल की इजाजत मिले। बिजली कानून में संशोधन वापस हो। जबकि सरकार कह रही है जो 3 नए कानून वो लेकर आई है, उसमें कानून में इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है। किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। किसानों को अच्छे बीज की आपूर्ति और फसलों की निगरानी होगी। कर्ज की सुविधा और फसल बीमा का प्रावधान है। अनाज, दलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को जरूरी वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान। फसल की सही कीमत मिलेगी क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। और अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। किसान आंदोलन के 7वें दिन भी कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं दिल्ली वासियों को इस आंदोलन का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली को किसानों ने चारों तरफ से घेर लिया है। जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसका सबसे तेज असर आम लोगों पर पड़ रहा है। लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से लगने वाले लगभग सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। टिकरी बॉर्डर, झरोदा बॉर्डर, झटिकरा बॉर्डर, नोएडा लिंक रोड, सिंघू बॉर्डर, लामपुर बॉर्डर और चंदी बॉर्डर। नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पे इस बॉर्डर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है। इसके ठीक पीछे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं ताकि किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल न हो पाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी परेशानी किसानों की ये है कि रात के वक्त खुले आसमान के नीचे रात गुजारना। यूपी के अलग अलग शहरों से ये किसान यहाँ पर आए हैं। कल शाम को ये लोग पहुँचे थे और रात भर इसी तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे राष्ट्रपति जी का साफ कहना है या तो मोदी जी को उनसे मिलने यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर मोदी जी यहाँ नहीं आते तो किसान आयोग का गठन करिए। उम्मीद करते हैं कि किसानों की समस्या का जल्द समाधान हो ताकि आम लोगों की जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। और चीन एक धोखेबाज मुल्क है। उसने ही गलवान हिंसा की पूरी साजिश रची थी और अब एक अमेरिकी रिपोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी। ड्रैगन के धोखेबाजी, जालसाजी और पीठ पर वार करने के उसकी फितरत का नया सबूत सामने आया है। गलवान में हुई हिंसा की साजिश चीन ने ही रची थी। उसने भारतीय सैनिकों को उकसाया और अपने 43 से ज्यादा सैनिकों को बरपा दिया। हालांकि 20 भारतीय जाबाज भी शहीद हुए थे। अब एक अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसकी पूरी साजिश चीन ने ही रची थी। इस हमले का मकसद चीन का अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ जोर जबरदस्ती अभियान को तेज करना था। अमेरिका के चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा, कुछ सबूत ये बताते हैं कि चीन सरकार ने इस हमले की साजिश को रचा था। इसमें सैनिकों की हत्या की संभावना भी शामिल है। चीन सरकार के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस उकसावे वाले कदम को उठाने के पीछे का ठीक ठाक कारण अभी इस साल नहीं पता चल पाया है। हालांकि चीन के इस कदम का संभावित कारण भारत के सीमा इलाकों में रणनीतिक सड़क बनाना है।
जाहिर है चीन का सच दुनिया के सामने कई बार आ चुका है और कोई भी इस धोखेबाज मुल्क पर यकीन नहीं करता। और एलएसी पर भारत चीन टकराव के बीच आज बड़ी खबर आई है। कड़ाके की ठंड में चीनी सैनिक खुद को सरेंडर कर रहे हैं। एलएसी पर भारत चीन टकराव के बीच बड़ी खबर आई है। लद्दाख बॉर्डर पर चालबाजियां करने वाली चीनी आर्मी की हवा अभी से टाइट हो गई है। दरअसल ठंड में ड्रैगन के सैनिकों का दम निकला जा रहा है। लद्दाख में भारत से विवाद के बाद चीन ने ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े दांव किए हैं, लेकिन ठंड बढ़ते ही चीन की पोल खुल गई। लद्दाख बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड को नहीं झेल पा रही है चीनी आर्मी। फॉरवर्ड पोस्ट पर रोज रोटेट किए जा रहे हैं जवान। चीनी सैनिक 24 घंटे भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठंड में मजबूती के साथ डटे रहे भारतीय जवान। भारतीय सेना को सियाचिन लद्दाख में ड्यूटी करने का अनुभव। 14,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री पर तैनात अपने जवानों की सुरक्षा पीएलए को खाई जाने लगी है। अब रेड आर्मी ने बड़ी खेप में गर्म कपड़ों का ऑर्डर दिया है। कड़ाके की ठंड में चीनी सैनिक खुद को सरेंडर कर रहे हैं। वहीं भारत के बहादुर जवान सीना तान कर खड़े हैं। भारतीय जवानों के इस साहस का चीन भी लोहा मान रहा है, लेकिन बीजिंग की चालाकियों की वजह से अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान के बाजारों में संग्राम मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का रिपोर्टर बाजार में ही हाय तौबा कैसे करने लगा, देखिए इस रिपोर्ट में, और यह भी जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यूपी के कौशाम्बी में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। दुर्घटना में 6 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। यूपी के कौशाम्बी में इतना भयानक हादसा हुआ कि हर किसी का दिल दहल गया। कौशाम्बी के देवीगंज बाजार चौराहे पर सुबह करीब 4 बजे बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पर बालू से लदा हुआ ट्रक पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। रास्ता भटकने की वजह से 2 लड़कियां स्कॉर्पियो से बाहर उतरकर फोन पर बात कर रही थी, जिससे वो दोनों बच गईं। दर्दनाक हादसे में 6 महिलाएं, एक बच्चा और ड्राइवर की भी मौत हुई है। एक ड्राइवर था और 7 अन्य सदस्य थे, और ये ट्रक के पलटने के कारण उसमें से जितने 7 परिवार के सदस्य और एक ड्राइवर, इनकी मृत्यु हुई है। हादसे की जानकारी होने के बाद शादी समारोह वाले घर में कोहराम बच गया। रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर मौजूद लोगों ने उनका ढांढस बंधाया। हादसे की जानकारी होते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। स्कॉर्पियो में फंसी एक महिला और बच्चे को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया। मृतकों में दूल्हे की चाची, एक चचेरी बहन, मामी, 2 ममेरी बहन और रिश्ते की दूसरी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भी कार और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चिवल्ला इलाके में हुए इस भीषण हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खबर है कि हैदराबाद बीजापुर सड़क मार्ग पर आज सुबह एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने बोरवेल खुदाई करने वाले ट्रक को जबरदस्त टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी खौफनाक थी कि कार में सवार 6 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब चिवल्ला मंडल मलकापुर सीमा पर एक टर्निंग के पास तेज रफ्तार इनोवा कार ने दूसरी ओर से आ रही बोरवेल ट्रक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस खौफनाक टक्कर में इनोवा कार का सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में इनोवा चालक समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजा, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मृतक सिकंदराबाद के ताटबंद इलाके के रहने वाले थे। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। और चीन ने तीसरी बार अपने कदम चांद पर रखे हैं। चीन के मिशन मून पर यह खास रिपोर्ट देखिए। गलवान से लेकर चाइना सी तक भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्कों के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन ने अब चांद छू लिया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष यान चांगई 5 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा है। चीन के मिशन चंद्रयान को सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए बीते 24 नवंबर को लॉन्च किया गया था। चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट के जरिए चीन चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूनों को धरती पर लाएगा। चंद्रमा की सतह पर 44 साल बाद ऐसा कोई अंतरिक्ष यान उतरा है जो चांद की सतह से मिट्टी और चट्टान का नमूना लेकर वापस लौटेगा। चीन से पहले रूस का यान लूना 1976 में चांद की सतह पर उतरा था। तब लूना चांद की सतह से 200 ग्राम मिट्टी लेकर वापस रूस लौटा था। चीन का दावा है कि उसका स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 2 किलोग्राम मिट्टी लेकर धरती पर वापस आएगा। चीन के 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर पहले से ही मौजूद हैं। चीन का चेंगई 3
स्पेसक्राफ्ट साल 2013 में चांद की सतह पर पहुंचा था। फिर जनवरी 2019 में चेंगी 4 की सतह पर लैंडर और U2 2 रोवर के साथ लैंड किया था। चांगी 5 का लैंडर चांद की जमीन में खुदाई कर मिट्टी और चट्टान निकालेगा, जबकि ऑर्बिटर चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। H-1B वीजा पर फेडरल कोर्ट ने ट्रंप को कड़ी फटकार लगाई है और यह फैसला निश्चित तौर पर भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर आया। बाइडेन के हाथों सत्ता गंवाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने करारा झटका दिया है। H-1B वीजा पर फेडरल कोर्ट ने ट्रंप को कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट के फैसले से भारतीयों को बहुत बड़ी राहत मिली है। फेडरल कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप H-1B वीजा के नए नियम लागू नहीं कर सकते। H-1B वीजा पर जो नए नियम लागू किए गए थे उसे बिना किसी नोटिस के जारी किया गया था, जो जायज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई महीने में H-1B वीजा को अस्थायी तौर पर निलंबन का आदेश जारी किया था और विदेशों से काम की तलाश में अमेरिका आने वाले कुशल कर्मचारियों के वीजा को सीमित कर दिया था। कोरोना की वजह से ट्रंप अमेरिकी लोगों की नौकरियां बचाने के जुगाड़ में जुटे थे, जिससे सबसे ज्यादा भारत के IT पेशेवरों को झटका लगा था। फेडरल कोर्ट के फैसले से अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय IT प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अमेरिका में 6 सालों तक काम करने का रास्ता खुला रहेगा। और कोरोना काल के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। आंकड़ों के मुताबिक GST कलेक्शन में करीब 1.5% की सालाना वृद्धि हुई। अक्टूबर महीने के लिए GST कलेक्शन का आंकड़ा जारी हो गया है, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2020 में कुल GST कलेक्शन 1,05,155 करोड़ रुपए है। CGST में 19,193 करोड़ रुपए मिले हैं और SGST से 25,411 करोड़ रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, IGST में 23,375 करोड़ रुपए सामानों के आयात से वसूला गया है। सेस के तौर पर 8,011 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल अक्टूबर में कुल GST रेवेन्यू में 10% का इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर लौट रही है। कोरोना वायरस संकट का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में टैक्स कलेक्शन से बड़ी राहत मिली है। इस साल लगातार दूसरे महीने GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा है, जो कि केंद्र सरकार के लिए भी एक राहत की खबर है। वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक GST कलेक्शन में 1.4% की वार्षिक वृद्धि हुई है। नवंबर महीने के त्योहार के सीजन का असर इन आंकड़ों में दिख रहा है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से GST राजस्व प्रभावित हुआ है। और अगली बड़ी खबर फिल्म सिटी पर हो रही सियासत से जुड़ी। मुंबई फिल्म सिटी को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बयान दिया है। महाराष्ट्र जैसी सुविधा कहीं भी नहीं है, यह कहा है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने। महाराष्ट्र में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था है, मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री कहीं नहीं जा सकती, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। मुंबई में 100 सालों से फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है और इसे कहीं ले नहीं जाया जा सकता, ये कह रहे हैं अनिल देशमुख। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।